Hello, students. Welcome to the class 8, the lesson Expansion of the British Empire. Subsidiary alliance will be our subtopic. Fine. Subsidiary alliance. The point which we are going to focus are meaning of the subsidiary alliance. Condition of subsidiary alliance. Indian rulers who signed the subsidiary alliance had to agree to the condition. Then disbanding the army, why the British insist on disbanding the army of subsidiary alliance. Fine. So all these points we are going to focus it. I told you the subtopic is subsidiary alliance. Myself, Mrs. Rama Babri. I'll be teaching you. Fine. So concentrate now. The focus points of the subsidiary alliance will be discussing about the meaning of subsidiary alliance. Then condition of subsidiary alliance means कि subsidiary alliance जब इम्पोज किया जाता था, ये सिस्टम को जो इंडियन रूलर्स पे इम्पोज किया जाता था, उनसे साइन करा दिया जाता था, तो उनकी क्या क्या कंडीशंस होते थे जब वो एग्री करते थे और साइन होता था सब्सिडरी अलायंस, तो किस किस कंडीशन को रखा जाता था. क्लियर. विल बी स्टार्टिंग अबाउट दिस. फाइन. फिर डिसबैंडिंग द आर्मी पे रोक क्यों लगाई गई. रोक किस बात की कि जो इंडियन रूलर्स थे जो सब्सिडरी अलायंस साइन करते थे उन्हें आर्मी नहीं रखने देते थे. ठीक है. तो इसके रीजंस क्या थे, क्यों इस तरह से उनके ऊपर सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया जाता था. सो विल बी फोकसिंग ऑन दीज पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स, द मीनिंग, the condition of the subsidiary alliance, and why there was a disbanding of the army. Fine. So students, how the Britishers, they were expanding their empire. This was one of the way. एक तरीका था इनका, एक पॉलिसी इन्होंने बनाई थी और बहुत चालाकी से. ज़रूरी नहीं है कि हर समय वो जो है वो कन्फ्रंट करे, अपनी आर्मी को लेकर के वो लड़ाई झगड़े करे. नहीं, उन्होंने कुछ सिस्टम ऐसे बनाए थे कि बिना लड़ाई झगड़े के भी बहुत चालाकी से हिंदुस्तान के बड़े बड़े एम्पायर को वो अपने अंदर कर लें, बड़े बड़े रजवाड़े ख़ानदान को अपने अंडर कर लें, उनकी टेरिटरीज़ को अंडर कर लें. ठीक है. अब सब्सिडरी अलायंस का पहले हम आपको बैकग्राउंड बता देते हैं कि सब्सिडरी अलायंस जो है ये ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहाँ से अडॉप्ट किया. वैसे तो इनकी दिमाग की उपज रहती थी, काफ़ी कुछ ये लोग अपने दिमाग को बहुत चलाते थे, बहुत शूट बिजनेसमैन थे. तो किस तरह से ट्रेडिंग करें, किस तरह से हमारे देश के टेरिटरीज़ को वो लोग ऑक्यूपाई कर लें, वो पूरा दिमाग लगाते थे. ठीक है. लेकिन सब्सिडरी अलायंस जो था, ओरिजिनली जो फ्रेंच गवर्नर हुआ करते थे डुप्लेक्स, he used to give an army to the Indian rulers. वो अपनी आर्मी, वेल ट्रेन्ड आर्मी को, वेल इक्विप्ड आर्मी को वो किसको देते थे, इंडियन रूलर्स को दिया करते थे और उनसे उसका रेंट लेते थे. ठीक है, ऑन रेंट. ठीक है. मतलब कि आर्मी उनको दिया कि लो हम आपको मतलब ये आर्मी दे रहे हैं, आपके फेवर में लोग फाइट करेंगे जहाँ भी आपको अटैक करना है, और उसके बाद जो है आप इसकी मेंटेनेंस का और जितने दिन आपने इनका इस्तेमाल करा, जो भी हर्जाना हुआ, मतलब कि जो लोग मरे उनका कंपनसेशन सब कुछ मिला करके आप हमें पैसे देंगे. ठीक है. तो और बाद में जब ब्रिटिशर्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर आए और उन्होंने कन्फ्रंटेशन, मिलिट्री वॉर के साथ साथ ये एक और तरीका निकाला था सब्सिडरी अलायंस का, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिस्टम को, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को अडॉप्ट किया. पहले किसके पास था ये वाला अलायंस, सब्सिडरी अलायंस का आइडिया? फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स. फाइन. तो ये बैकग्राउंड था हमारे सब्सिडरी अलायंस का हिंदुस्तान के अंदर.
लॉर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल में। 1798 में इन्होंने ये सिस्टम को, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। In 1798, Lord Wellesley became the Governor General. He acquired the territories through the system of subsidiary alliance or outright war. या तो सब्सिडरी अलायंस के अंडर वो टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लेते थे, नहीं तो वॉर छिड़ जाती थी। ठीक है, तो दोनों तरीके से सब्सिडरी अलायंस अब है क्या, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जो था, स्टेट अंडर द सब्सिडरी अलायंस विल नॉट मेंटेन द इंडिपेंडेंट आर्मी। एक बार सब्सिडरी अलायंस जब साइन हो जाता था अंग्रेज़ों के बीच में और हिंदुस्तान के रूलर के बीच में, तो के अलायंस के अंतर्गत ये बात कही जाती थी कि भैया अब आप जो है किसी तरह का आर्मी जो है इंडिपेंडेंटली अपने लिए नहीं रखेंगे, और अगर आपको सपोज़ कोई अटैक करता है, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो ब्रिटिश आर्मी जो है आपको दी जाएगी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास जो आर्मी है वो आपको देंगे, और आपके प्रोटेक्शन के लिए अगर आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है तो आप उसके लिए पैसा भी देंगे। इन बात समझ में आ रही है कि अगर आप जैसे आप एक किसी टेरिटरी के रूलर हो, आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया सब्सिडरी अलायंस साइन करिए, ये प्यार मोहब्बत की बात है, आप आराम से कर लीजिए, नहीं तो वॉर हो जाएगा। अब कई जो है रजवाड़े ख़ानदान के लोग और रूलर्स जो है छोटे बड़े, वो मान जाते थे इस बात को। क्यों मान जाते थे? वो कहते थे चलो ठीक है, लड़ाई से बच गए। लड़ाई से क्या बच गए? फिर कहते भाई इंडिपेंडेंटली आप कोई आर्मी नहीं रखेंगे, आर्मी हम रखेंगे, मेंटेनेंस का पैसा आप देंगे, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको आर्मी देंगे। लेकिन ये इतनी आसान चीज़ नहीं थी। ये तो मतलब कि ये समझ लो कि उनसे बहुत बड़ी पावर ले ली, पावर ले ली। आर्मी जो है किसी भी स्टेट की वो जो पावर होती है, किसी भी कंट्री की एक बहुत बड़ी पावर होती है। अगर सपोज़ उनको नहीं देना है आर्मी किसी के उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर वो तो विड्रॉ कर जाएंगे, है ना, वो तो विड्रॉ कर जाएंगे। सब्सिडरी अलायंस, इसका मतलब क्या हुआ कि नो इंडिपेंडेंट आर्मी, और कोई वॉर अगर होता है तो ब्रिटिश विल बी गिविंग मेंटेनेंस, आप देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड कंट्रोल ओवर द प्रिंसली स्टेट। इस तरह से कई प्रिंसली स्टेट पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया, एंड डिड नॉट अलाउड देम टू कीप द आर्मी। तो ये सब्सिडरी अलायंस था। बात समझ में आ रही है कि ना एक पैसे का भी खर्चा नहीं। अगर सपोज़ प्रोटेक्शन, प्रिंसली स्टेट कहता है कि मेरे आसपास तो मुझे चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे महल के बाहर या मेरे इलाके के बाहर या मेरे उधर अंदर, तो लेकिन वहाँ पे कौन होते थे? सारे ब्रिटिशर्स के अंडर ही वो सारा काम हो रहा होता था। तो उनकी मेंटेनेंस, उनका खाना, उनका हॉर्स, जितने सारे एलिफेंट्स होते थे, आर्टिलरी होती थी, उन सब का मेंटेनेंस, खाना पीना, उनके कपड़े, हर चीज़, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़, अगर उनके प्रोटेक्शन में वो आर्मी खड़ी हुई है, ठीक है, तो सारा मेंटेनेंस कौन दे रहा है? वो रजवाड़े ख़ानदान के दे रहे हैं, या रूलर्स दे रहे हैं, या कोई किंगडम का रूलर जो है पे कर रहा है उस चीज़ को। तो पेमेंट उनके पेमेंट पे, उनके कॉस्ट पे, लेकिन ऑर्डर किसका है? वो लॉर्ड वेल्सले जो है, आप उनके पिक इसको देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, यही थे लॉर्ड वेल्सले, जिन्होंने मतलब ये सब्सिडरी अलायंस बनाया। अब हम आते हैं स्क्रीन पे, देखिए कंडीशंस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। क्या कंडीशंस होती थी? मतलब अगर राजा के बीच में, किसी रूलर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अगर ये ट्रीटी होती थी, एक अलायंस होता था, एक जो ट्रीटी पेपर, अलायंस पेपर जो साइन होता था, तो ऐसे नहीं हो जाता था, वो बाकायदा कुछ कंडीशंस लगाते थे।
ठीक है, सब्सिडरी अलायंस अगर साइन हो गया है तो किस तरह के कंडीशंस उनके ऊपर लगाए जाते थे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. द इंडियन रूलर्स वर फोर्स्ड टू पे द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी. जो प्रिंसली स्टेट है, दे वर नॉट अलाउड टू कीप द आर्मी. इससे क्या होता है, देखो, अगर आप रूलर हैं और आपके पास कोई आर्मी है ही नहीं, आपके पास कोई आर्मी नहीं है, ठीक है, तो और आर्मी मेंटेनेंस का आप पैसे दे रहे हो, अगर ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपको आर्मी दे देंगे, ठीक है, अगर उनको नहीं देना है और आपको ही कैप्चर कर लेना है, आपको ही एनेक्स कर लेना है, आपको अपने कब्जे में कर लेना हो, तो कर लेंगे आराम से, आपके पास है नहीं आर्मी. सो इंडियन रूलर्स दे वर फोर्स्ड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी. ये बहुत क्लियर कट जो है उनके जो पेपर पे साइन करते थे उस पे लिखा हुआ होता था. समझ में आ रही बात. The system of forming the subsidiary alliance was very clever move by the British to take advantage of rivalries among the Indian rulers. लॉर्ड वेल्सले ने ये चीज़ है ना भांप ली थी बैठे बैठे कि देखो, ये छोटे 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 किंगडम्स जो हैं ये सब आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है, लड़ रहे होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, आपस में लड़ाई करते हैं तो इस डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है. तो मतलब कि वो उन्होंने एक चाल चली, सब है ना, मतलब इससे छोटे छोटे बड़े बड़े किंगडम के जो रूलर्स थे उनसे जाके मुलाकात करे, अरे आपको तो उनसे खतरा है, आपको उनसे खतरा है, ठीक है, हाँ भाई है खतरा है. जो राजा कहते हैं हाँ भाई इनसे हमारी तो दुश्मनी चल रही, कभी भी ये हम पे अटैक कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपको आर्मी ट्रेंड करके देंगे, मेंटेनेंस आप दे दीजिएगा, ठीक है. तो ये इनकी चालाकी थी, ठीक है. कितनी चालाकी से इन्होंने आर्मी मिलिट्री पावर अपने हाथ में कर ली. दे आस्क्ड द रूलर टू एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश एंड साइन द सब्सिडरी ट्रीटी विद देम, ठीक है. मतलब कि उनको ये अब जो रूलर्स थे छोटे बड़े जितने भी थे हिंदुस्तान में, उनको ये लगा कि देखो पलासी का युद्ध कैसे इन्होंने जीत लिया, ठीक है, बंगाल में कैसे कब्जा कर लिया, तो इनकी आर्मी तो बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है, इनके टैक्टिक्स बहुत बहुत स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, तो ठीक है भाई आप करिए. लेकिन वो इस मतलब कि उस चीज़ को भांप नहीं पाए कि हमारी पावर जो है वो इनके हाथ में चली जा रही है. और सब्सिडरी ट्रीटी जब ये लोग साइन करते थे, इन रिटर्न द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द रूलर्स फ्रॉम द इंटरनल रेबेलियंस. अगर आपस में आपकी कोई लड़ाई होती है, इंटरनली कोई बगावत कर देता है, तो ब्रिटिशर्स ने उनको ये लालच दिया कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है, और हम लोग मतलब कि आपका साथ देंगे, और लेकिन मिलिट्री का मेंटेनेंस आप देंगे. द इंडियन रूलर्स हु साइंड द सब्सिडरी अलायंस हैज़ टू एग्री ऑन सम कंडीशंस. कंडीशंस क्या थी? ही वुड नॉट कीप एन आर्मी ऑफ हिज ओन. नो आर्मी, आप आर्मी नहीं रख सकते हैं, आपसे मेंटेनेंस दे सकते हैं, मेंटेनेंस दीजिए आप. ईस्ट इंडिया कंपनी विल मेंटेन द आर्मी ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट. देखिए कितनी चालाकी से काम किया. लेकिन हिंदुस्तान के लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे थे इस बात को. सेकेंडली, ही वुड कीप अ ब्रिटिश आर्मी विच वॉज सपोज्ड फॉर हिज protection and pay for its maintenance. The ruler could also cede the part of the territory to the British instead of maintaining the British army. उनके अपने प्रोटेक्शन के लिए ये ब्रिटिशर्स जो आर्मी मेंटेन कर रहे थे, मेंटेनेंस वो जो है वो रूलर्स दिया करते थे. फिर उसके बाद नो अलायंस उन्होंने ऐसे रूलर्स के ऊपर भी इम्पोज किया कि आप किसी से अपने मर्जी से ना वॉर कर सकते हो, ना किसी से अच्छे संबंध बना सकते हो, कि फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लिया,
ठीक है, मैरिजेस पे जा रहे हैं और ट्रेडिंग उनके अलायंस हो गई, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सारे काम में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ बैठे रहिए और मेंटेनेंस देते रहिए, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे कि कोई आपके ऊपर अटैक ना करे। Not only this much, he would have to take a permission from the British before entering into the alliance with the other ruler or declaring a war against any another kingdom. इसके अलावा अब एक और भी चेक रखा कि कोई भी एक्सपर्ट जो है वो आप अपॉइंट नहीं करेंगे कि डच है, पुर्तगीज़ है, फ्रांसीसी कोई एक्सपर्ट है, आर्मी का एक्सपर्ट है या किसी और फील्ड का, ट्रेडिंग में बहुत कोई एक्सपर्ट है, कि आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए कोई दूसरा यूरोपियन कंपनी से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आप नहीं करेंगे किसी से, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। लास्टली, अब पूरा कंप्लीट चेक करने के लिए उन्होंने क्या करा, द ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब है ब्रिटिश ऑफिसर। रेजिडेंट इसलिए बोल रहे हैं कि वो आपके साथ ही रहेगा, आपके कोर्ट में ही रहेगा, आपके के महल के अंदर आप उनको अच्छा से मतलब कि रहने का, खाने का, पीने का पूरा इंतज़ाम करिए। सो ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज स्टेशन एट द रूलर्स कोर्ट। The British officer called the resident would be stationed at the ruler's court, and also no officials of any other European power would be allowed in the court. और कोर्ट में दूसरों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे। तो हालांकि कहते थे भाई ठीक है, हमने अपना ब्रिटिशर एक ऑफिसर आपके यहाँ छोड़ा हुआ है, ये कोई मतलब कि आपको इंटरव्यू नहीं करेगा, लेकिन वो आंख बंद करके, कान बंद करके तो नहीं बैठा होता था, है कि नहीं। तो वो सब कुछ ऑब्जर्व करता था और जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती थी वो अपने चीफ को या अपने गवर्नर जनरल को वो इन्फॉर्म भी कर देता था उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में। किसी तरह का कोई रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई रिवोल्ट ना कर जाए तो उस पर कंप्लीट चेक रखा जाता था। फाइन, नाउ यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, द सब्सिडरी अलायंस किस तरह से साइन करते थे अंग्रेज लोग बैठ करके। फाइन, अब आप स्क्रीन पे देखेंगे डिसबैंडिंग ऑफ द आर्मी इन द सब्सिडरी स्टेट्स। सब्सिडरी अलायंस जहाँ जहाँ करी जाती थी, जिन जिन स्टेट्स पे, वहाँ पे आर्मी डिसबैंड करी जाती थी, मीन्स वहाँ पे आर्मी नहीं रखवाई जाती थी। ठीक है, कौन रखता था, रूलर नहीं रखेगा, आर्मी होती थी, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में रखती थी, लेकिन किसके खर्चे पे, इंडियंस के खर्चे पे, इंडियन रूलर्स के खर्चे पे। ब्रिटिश कुड नॉट मेंटेन द आर्मी, ब्रिटिश कुड मेंटेन द आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स। Are you getting me or not? Indians, they could not. They were not allowed. They were not allowed. Fine. East India Company will maintain the army on the expenditure of the princely state. आज क्या होता था कि जो सब्सिडरी अलायंस होता था, it has also reduced the power of the European powers in India. Other European powers जो थी उसको भी मतलब कि दबाया। अपनी ये जो आर्मी इन्होंने मेंटेन करी सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, कई स्टेट्स में, कई जगह पे इतने लोगों के ऊपर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था, तो उससे क्या हुआ, उनकी आर्मी एक्सटेंशन भी हुई, खूब एक्सपैंड हुई। तो ये जो रुतबा जो था, उन्होंने दूसरे यूरोपियन ट्रेडर्स जो आए हुए थे, दूसरे यूरोपियन कंपनीज जो आई थी, पुर्तगाल से, फ्रांस से, डच के लोग थे, तो उनके ऊपर भी ये लोग अपना पावर शो किया करते थे। फाइन, आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है, आर्मी कन्फ्रंटेशन, वो हमेशा नहीं था कि हमेशा वो वॉर कर रहे हैं, हमेशा वो मतलब कि आर्मी लेकर के भाग रहे हैं। वो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू भी उन्होंने कई टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। सेकेंड, आप देखेंगे इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस एंड द फॉरेन अफेयर्स।
सब्सिडरी एयरलाइंस के अंडर आते ही और उन्होंने अपना एक रेजिडेंट, अपना ब्रिटिश ऑफिसर भी मतलब कि जो उनके कोर्ट के अंदर बैठा दिया, ठीक है। तो जितना डिफेंस आर्मी का जितना भी उनका मूवमेंट होती थी, जो भी आगे उनको काम करना होता था, प्लानिंग्स पॉलिसीज होती थी, उन पे कंट्रोल होता था। फॉरेन अफेयर्स का मतलब कि वो बाहर की कंट्री से अब या ट्रेडिंग है वो किस तरह से कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कंप्लीट चेक रहता था। आर यू गेटिंग मी और नॉट? अब ये जो सब्सिडरी एयरलाइंस जो है वो इंडियन रूलर्स दे वर सपोज टू पे, एंड सपोज इफ दे फेल टू पे, सपोज इफ दे फेल टू पे, ठीक है। सपोज आप बहुत बड़े रजवाड़े खानदान से हैं और आपकी बहुत बड़ी टेरिटरी है, आप एक बहुत बड़े इलाके के राजा हो, ठीक है। और आपसे सब्सिडरी एयरलाइंस है जो है वो किसी अंग्रेज गवर्नर ने आपसे साइन करा ली, ठीक है। अब साइन करा ली और कहा कि भाई मैं हम जो है आपको आर्मी देंगे, लेकिन उसका पैसा जो है मेंटेनेंस का आप देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी मतलब जैसे रेवेन्यू आता था, कहाँ से आता था? खेत खलियानों में से, ट्रेडिंग में से आता था, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पे नहीं कर पाए, वजह कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, बहुत सारी वजह होती है। अगर सपोज आपने नहीं दिया अंग्रेज को, गवर्नर जनरल तक आपका मतलब पैसा नहीं पहुंचा आर्मी के मेंटेनेंस का, तो पता क्या करते थे? वो पेनल्टी लगा देते थे, पनिशमेंट काइंड, पेनल्टी जो है वो लगा दिया करते थे। और जो पेनल्टी का मतलब ये होता था कि आप अपनी टेरिटरी का अब कुछ भाग या आधा से, मतलब कि आधा आधा भी मांग लेते थे, वन फोर्थ भी, जैसा जितना छोटा बड़ा जो मतलब कि अमाउंट होता था, उस हिसाब से वो लोग टेरिटरी का काफ़ी हिस्सा अपने कब्जे में कर लेते थे। कब्जे में करने का मतलब अब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का वो लोग झंडा लहरा देते थे। और आपके पास अगर आर्मी नहीं है, आप क्या हैं? आप राजा हैं और आर्मी आपसे मेंटेनेंस दे रहे हैं, आर्मी कोई और मेंटेन कर रहा है, तो उससे क्या होता था? आपकी जो पावर जो थी ना, वो आपके हाथ में नहीं थी, टोटल पावर आपके हाथ में नहीं थी। सो ब्रिटिशर्स का क्या फ़ायदा था यहाँ पे? दे कैन ओवर थ्रो द रूलर्स वेन एवर दे विश्ड। उनको लगा कि भाई ठीक है, इससे हमारी ज़्यादा बात नहीं बन पा रही है, बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हटाओ इसको, किसी और को बनाओ जो एकदम हमारे हाथ में पपेट की तरह काम करे। इज इट क्लियर? और जो रेजिडेंट होता था, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर जो होता था, वो इंटरनल मैटर में टोटल इंटरफेरेंस उसका होता था। तो डिसबैंडिंग ऑफ द आर्मी इन अ सब्सिडरी अलायंस जो था वो ये था कि आर्मी अगर आप नहीं रखने दे रहे हैं तो क्या क्या मतलब कि नेगेटिव पॉइंट्स जो है हिंदुस्तान के रूलर्स को झेलना पड़ रहा था। वाई ब्रिटिश इंसिस्ट ऑन डिसबैंडिंग द आर्मी ऑफ द सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी स्टेट जो थी, जहाँ पे सब्सिडरी अलायंस हुआ करती थी, वहाँ पे आर्मी क्यों नहीं रखने दी? आई रिव्यू इट अगेन। The subsidiary arrangement was very advantageous to the British. जबरदस्त उनको एडवांटेज था। They could maintain a large army at the cost of Indian ruler. They indirectly controlled the defense and the foreign affair of the protect of the ally and could overthrow the ruler and annex his territory whenever they wished to do. And also the resident could interfere in the internal affairs of the kingdom for further interest of the company. इसका मतलब क्या है? हम लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, एक मुहावरा है ना, न हींग न फिटकरी, कुछ नहीं लगा और रंग भी चौखा। एक निक्का पैसा भी नहीं खर्च करा इन्होंने और पूरा रुतबे के साथ हमारे हिंदुस्तान में रहे। ऑन अदर हैंड, the Indian rulers who accepted the subsidiary alliance became totally dependent on British. The high cost of maintaining the British army and the constant demand of the resident also drained the treasury. ये जो रेजिडेंट वहाँ पे बैठा हुआ होता था ना,
खूब राजा महाराजा की तरह खा रहा था, पी रहा था, उनके हर छोटी बड़ी मीटिंग में बैठता था, सुनता था, इंटरफेयर भी करता था, ठीक है, और खूब पैसे, मतलब कि हर बात के पैसे, मतलब कि डिमांड कर देता था, जिससे कि उनका रॉयल ट्रेजरी जो है वो खाली होता जा रहा था. The company signed the first subsidiary treaty with निज़ाम of हैदराबाद. हैदराबाद के निज़ाम के साथ सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस जो है साइन हुई थी. उसके बाद 1801 1801 में नवाब ऑफ अवध, he also signed a subsidiary treaty. Peshwa Bajirao too signed the subsidiary treaty at Besan in 1802. 1802 में उन्होंने साइन करी. कितने लोगों ने साइन करी? एकदम हिंदुस्तान जो है वो अपने इलाका जो है वो खोता चला जा रहा था, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स जो अपना कब्जा जमाते जा रहे थे. Many chiefs of Rajputana also accepted the supremacy of the British and signed the treaty. लोगों ने उनके रुतबे को एक्सेप्ट करा. उनको लगा कि भाई ये लोग तो हर जगह जो है अपना पैर जमाते चले जा रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े से बेटर है, ठीक है, हमारा मतलब कि हमारा रुतबा भी बना रहेगा, हम रूलर भी बने रहेंगे, चुपचाप इनको कुछ पैसे चाहिए, इनको पैसे हम दे देंगे, ठीक है. तो ये सोच रखते हुए मतलब कि हिंदुस्तान के कई चीफ्स ने, कई रूलर्स ने, कई सरदार्स ने सरेंडर कर दिया उन, मतलब कि, और सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कर दी. लेकिन याद रखिएगा, जब हम वॉर ऑफ मराठास पढ़ रहे थे, टीपू सुल्तान रिफ्यूज टू डू सो. ही रिफ्यूज टू साइन द सब्सिडरी अलायंस. शेर की तरह जिया और शेर की तरह वो मरा, ठीक है. तो सभी ने नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी सब्सिडरी अलायंस जो है उनकी बहुत ही कनिंग पॉलिसी थी, बहुत ही कनिंग चाल थी लोगों की, ठीक है. सब्सिडरी अलायंस हेल्प द ब्रिटिशर्स टू मेंटेन द आर्मी ऑल ओवर द इंडिया. यू कैन सी ऑन द मैप, फाइन, you can see on the map that subsidiary alliance helped the Britishers. They have maintained the army all over India without spending any maintenance cost. Thank you so much for listening. Take care of yourself. Thank you so much.